नमस्ते दोस्तों, डेट है आज की 13 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सॉरी, कल हम नहीं डिस्कस कर पाए थे। तो वैसे हमारी संडे को तो हमारा ऑफ होता है, बट संडे को आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कल हम नहीं डिस्कस कर पाए थे। कल थोड़ा मजबूरी हो गई थी, इस वजह से नहीं डिस्कस कर सके। तो आज चूँकि देखो नेहरू का जन्मदिवस है, तो इसीलिए दोनों जो आर्टिकल्स हिंदू में आए हैं वो नेहरू से ही संबंधित हैं। एक नेहरू की लिगेसी और दूसरा नॉन अलाइंड मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी ने देखो पिछले कुछ सालों में ना बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे अंबेडकर और गांधी में डिफरेंस क्रिएट कीजिए, जैसे मौलाना आज़ाद जो हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा आज़ादी मिलने के बाद में। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से संबंधित तो यूपीएससी ने ऐसे पूछा था। तो आज के जो आर्टिकल्स हैं ना इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और आज एक चीज़ पड़ोस में थोड़ा देखो शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह है, तो गाने की आपको आवाज़ आएगी। काफ़ी समय से मैं रुका हुआ था, सोचा कि बंद हो जाएगा ये प्रोग्राम, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको ये आवाज़ आए ना डीजे वगैरह चलने की, तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, सॉरी इसके लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेहरू की लिगेसी से संबंधित है। जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, लिगेसी का सिंपल मतलब होता है विरासत। मतलब नेहरू की विरासत क्या है, नेहरू ने क्या मेन चीज़ें इंडिया को दी। हम इस आर्टिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे कि नेहरू के कार्यकाल में बड़े बड़े पीएसयूज बने या फिर आईआईटीज बने, नहीं, आइडियाज़ की बात है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट देखो, नेहरू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में विश्वास करने वाले पर्सन थे। आर्टिकल में कहा जाता है जब आज़ादी के 5 महीनों बाद ही 1948 में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो उस समय तो देखो नेहरू जो थे वो अनलिमिटेड पावर्स अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर सकते थे। चलो कुछ लोग बोल सकते हैं सरदार पटेल की भी डेथ 1950 में हो गई थी। उसके बाद तो नेहरू को रोकने वाला कोई था ही नहीं। आप कंपेयर कर लीजिए इंडिया को बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से उस समय जो इंडिया के साथ साथ आज़ाद हुए थे, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, ऑलमोस्ट सभी देशों में डिक्टेटरशिप इस्टाब्लिश हो गई, लेकिन इंडिया में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नेहरू देखो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में विश्वास रखते थे। एक बार तो ना नेहरू ने एनोनिमस यानी अज्ञात लेटर लिखा उस समय न्यूज़पेपर में, जैसे आजकल हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं ना, तो उन्होंने उस समय किसी न्यूज़पेपर में अज्ञात बन के आर्टिकल लिखा था कि आप नेहरू को डिक्टेटर मत बनने दो, मतलब कि नेहरू को रोकना ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, ऐसा मतलब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। इसके अलावा भी देखो वो उस समय कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे ना, इवन उनसे भी राय मशवरा करते थे फॉरेन पॉलिसी से संबंधित मामलों में। आज के समय में देखिए, मतलब पिछले 20-30 सालों में क्या आपने कोई ऐसी सरकार देखी है जो सीएम से खत लिख के पूछे, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर प्रधानमंत्री मोदी या फिर उससे पहले भी? आजकल ऐसा ट्रेंड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉरेन पॉलिसी से संबंधित मामलों पर डिसीजन लेती है। वो बात अलग है, जैसे अब तीस्ता रिवर एग्रीमेंट है, तो ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनकी राय लेना तो ऑफकोर्स ज़रूरी है। लेकिन नेहरू तो इवन उन मामलों पर भी वेरियस सीएम्स की राय लेती थी जिनमें उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि नेहरू को लगता था कि वो सीएम है, उनका स्टेक्स है हमारे देश में, उनकी राय लेना ज़रूरी है। ऐसी उनकी सोच थी। पार्लियामेंट में उनके सामने विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, बावजूद इसके विपक्ष जब क्रिटिसिज्म करता तो वो पार्लियामेंट में मौजूद रह के विपक्ष की बात सुनते। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय काफ़ी यंग थे, तो उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसिज्म किया पार्लियामेंट में रहकर नेहरू का, और नेहरू सबकी बातें ध्यान से सुनते थे, बेशक वो क्रिटिसिज्म वाली ही ना हो। आजकल तो ऐसा कम होता है। इवन देखो जो ये पोस्ट थी ना प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, ये बेशक सेरेमोनियल थी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हमारे देश में, लेकिन नेहरू ने इन पोस्ट को खूब रिस्पेक्ट की और जनता को ये विश्वास दिलवाया कि प्रोटोकॉल के मामले में ये जो पोस्ट है ना वो प्रधानमंत्री की पोस्ट से बड़ी है। वो परंपरा हमारे देश में अभी तक चली आ रही है। देखा होगा आपने कैसे जब राष्ट्रपति कोविंद आते हैं तो प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। तो ये परंपरा नेहरू के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेहरू देखो इवन बहुत ज़्यादा मजबूत लीडर थे, बड़े लीडर थे, लेकिन उन्होंने कभी जुडिशरी
कि फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस नहीं किया। एक बार ऐसा हुआ था, उन्होंने किसी जज को क्रिटिसाइज कर दिया था, लेकिन अगले दिन उन्होंने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा और दुख व्यक्त किया कि मेरे से गलती हो गई। ये देखो, वो इस बात को कभी नहीं भूले कि उनकी जो अथॉरिटी है वो डराइव होती है पीपल ऑफ इंडिया से, यानी लोगों ने उनको चुना है, तो लोगों के लिए वो मौजूद रहते थे डेली। अभी तो देखो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काफ़ी ज़्यादा है, प्रधानमंत्री वगैरह आम लोगों से डायरेक्टली मिलते नहीं हैं, लेकिन उस समय जनसंख्या भी कम होती थी, तो डेली वो 1 घंटे के लिए अपने घर पर लोगों से मिलते थे बिना अपॉइंटमेंट के। और बात करें देखो दूसरी चीज़ों की, मेनली देखो अगर लीगेसी की बात करें ना हम, तो 4 पिलर्स हैं नेहरू की लीगेसी के। एक तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग, उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया। दूसरे नंबर पे सेकुलरिज्म के वो पक्षधर थे बहुत ज़्यादा। तीसरे नंबर पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स एट होम, सोशलिस्ट इकोनॉमी का उन्होंने बेस रखा हमारे देश में। और तीसरे नंबर पे नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी, अगला आर्टिकल जो है वो नैम से संबंधित है। इनमें से देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आज के समय में इतनी रेलेवेंट नहीं है। जैसे आज के समय में आपको पता है नॉन अलाइन मूवमेंट इतनी रेलेवेंट नहीं है, और हमारे देश की इकोनॉमी भी काइंड ऑफ मिक्स्ड है। सोशलिस्ट इकोनॉमी तो है नहीं, एलपीजी के रिफॉर्म्स आए 1990-91 के बाद, तो हमारी इकोनॉमी जो है काइंड ऑफ अब मिक्स्ड मॉडल पर चल रही है। तो नेहरू का सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा ना, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, वो यही है, नेहरू ने काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे देश में डेमोक्रेसी की नींव रखी। देखो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, आप समझ जाओगे। पाकिस्तान भारत दोनों एक साथ आज़ाद हुए। पाकिस्तान में पहले इलेक्शंस कब कंडक्ट हुए आपको पता है? गैस कीजिए कब किए होंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा। 1957-58 में पहली बार पाकिस्तान में ना जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, आज़ाद होने के इतने सालों बाद। उनका संविधान ही इतने लेट बना। हमारे देश में तो 1950-51 में पहले इलेक्शन कंडक्ट हो गए थे। तो पाकिस्तान में ना शुरू में सब कुछ गलत ही गलत हुआ, तो उस देश की ना, हमारे पड़ोसी देश की नींव ही ऐसे पड़ गई कि आज भी वो देश जो है ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में आर्मी कितनी स्ट्रोंग है और वहाँ की सरकार कितनी कमज़ोर है। अभी जैसे आईएसआई का डीजी कौन बनेगा, इस बात पे विवाद हो गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोलते हैं कि मैं नदीम अंजुम को बनाऊंगा पाकिस्तान की आईएसआई का डीजी, जबकि प्रधानमंत्री इमरान खान ये बोल रहे थे अभी जो हैं फैज वहीं बने रहें। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े। क्या आप सोच सकते हो हमारे देश में ऐसा हो कि मतलब सरकार जो चाहे और आर्मी बात ना माने? ऑफ कोर्स मतलब ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं उनमें तो आर्मी की ही चलती है, उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन अपॉइंटमेंट की बात हो या फिर आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं है हमारे देश की डेमोक्रेसी में, जो कि हमारी एक अचीवमेंट है और जिसके लिए आप साफ तौर पे देखो नेहरू को क्रेडिट दे सकते हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नेहरू की लीगेसी से संबंधित। अब अगला जो आर्टिकल है वो देखो नैम से संबंधित है। नैम को अब 60 साल पूरे हो चुके हैं। चूँकि नेहरू का आज जन्म दिवस है, तो नैम कितनी रेलेवेंट है उसी से संबंधित ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नैम को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे किसी ने नैम को थर्ड ब्लॉक की संज्ञा दी है। इंदिरा गांधी ने नैम को पीस मूवमेंट भी कहा था। थर्ड ब्लॉक देखो इसलिए क्योंकि 1940s में काफ़ी सारे देश आज़ाद हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। दोनों ग्रुप्स के बीच कंपटीशन चल रहा था कि जो नए कंट्रीज आज़ाद हुए हैं उनको अपने पाले में खींचा जाए। लेकिन देखो बहुत सारे देश जो नए नए आज़ाद हुए थे उनको ये डर था अगर हम यूएसए की साइड या फिर यूएसएसआर की साइड चले गए तो हमें फिर से गुलाम बनाया जा सकता है। हम हमारे फॉरेन पॉलिसी संबंधी डिसीजंस इंडिपेंडेंट रूप से नहीं ले सकेंगे। और दोनों ग्रुप्स के बीच चूंकि टेंशंस बहुत ज़्यादा चल रही थी, वार की संभावना भी थी, तो कई सारे नए आज़ाद हुए कंट्रीज फिर से किसी युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते थे। उनका मेन मकसद था देश को गरीबी से बाहर निकालना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके जाना। इसी वजह से ऐसी सोच रखने वाले काफ़ी सारे देश एक मंच पर आए
और उन्होंने सो कॉल्ड थर्ड ब्लॉक नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना की। कैसे कैसे ये आइडिया ओरिजिनेट होता है, एक बार टाइमलाइन पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। अगस्त 1947 में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है न्यू दिल्ली में। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई 1947 में। उसके बाद 1955 में फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है बांडुंग में। और देखो बांडुंग की इसी कॉन्फ्रेंस में 10 प्रिंसिपल्स पे फोकस किया गया। उन्हें बांडुंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है बांडुंग के ये 10 प्रिंसिपल्स। उसके बाद 1961 में नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई और बेलग्रेड की इसी नैम की पहली कॉन्फ्रेंस में 10 बांडुंग प्रिंसिपल्स को अडोप्ट किया गया औपचारिक रूप से। थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की मिलिट्री ब्लॉक से दूर रहना, यूएन को और ज़्यादा मजबूत करना और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना जिसमें सभी स्टेट्स की इक्वल रिस्पेक्ट हो और सभी देशों को इक्वली ट्रीट किया जाए, उनकी सॉवरेनिटी का वायलेशन ना हो। तो ये हमने नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस की। नैम को देखो वेस्टर्न सेकुलर्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। ये ठीक वैसा ही है जैसे कास्ट हायरार्की में वो कास्ट जिनको लोअर स्टेटस प्राप्त है वो एकजुट होकर किसी प्रकार की मूवमेंट चलाती हैं, तो वो कास्ट जिनको कास्ट हायरार्की में अपर स्टेटस प्राप्त है विरोध करती हैं। वो कहते हैं ये मूवमेंट गलत है, कुछ नहीं है, ढकोसला है। उसी प्रकार से वेस्टर्न सेकुलर्स के द्वारा इस मूवमेंट का विरोध किया गया था। अगर हम नैम के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जानें, देखो 1960s में तो नैम ने काफ़ी अच्छा काम किया था रेसिज्म के अगेंस्ट और कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। 1960s तक अफ्रीका के और कई सारे कैरेबियन कंट्रीज भी आज़ाद नहीं हुए थे, तो उनकी आज़ादी की मांग को उठाया गया नैम के द्वारा। 1970s से लेके 1980s तक नैम ने फोकस किया नियो पे, NIEO। ये ऑर्डर डिमांड करता था डेवलप कंट्रीज कुछ पैसे दें, कुछ टेक्नोलॉजी दें डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। उसके बाद देखो 1980s टू 1990s नैम के द्वारा फोकस किया गया डिसआर्मामेंट पे। ऐसा नहीं है कि डिसआर्मामेंट पे पहले फोकस ही नहीं किया गया, लेकिन 1980 और 1990 के दशकों में नैम ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी डिसआर्मामेंट के इश्यू पर, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए पूरे वर्ल्ड में। हालांकि देखो ये इश्यूज यानी नैम के ये काम ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुए जिस प्रकार से उन्होंने कॉलोनिज्म के अगेंस्ट काम किया था। 1990 के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, इवन इजिप्ट मिस्र के द्वारा ये बोला गया नैम को अब आप डिसबैंड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि थर्ड ब्लॉक के रूप में आई थी नैम, ना यूएसए के ग्रुप में ना यूएसएसआर के ग्रुप में। अब यूएसएसआर तो है ही नहीं, तो नैम का क्या फ़ायदा। यानी 1990 के बाद नैम की रेलेवेंस जैसे ख़त्म सी हो गई। इंडिया ने तो देखो नैम को 1970 के बाद से ही इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 1971 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में देखो कहा जाता है नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट ने एक सॉफ्ट बैलेंसिंग का काम किया यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यानी युद्ध की संभावनाओं को टालने में नैम ने एक अहम भूमिका निभाई। न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को रोकने के लिए भी नैम ने एक मूवमेंट चलाई थी। नैम, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, बार बार मांग करता था कि न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए, वर्ल्ड से डिसआर्मामेंट होना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अवेयरनेस फैलाई गई थी नैम के द्वारा। इसी वजह से किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना प्रेस्टीज के बजाय एक टैबू सा बन गया, न्यूक्लियर टैबू जिसे कहा जाता था। स्टिग्मा सा अटैच होने लगा कि इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि देखो ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, आज भी जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो एक प्रतिष्ठा का ही क्वेश्चन है। लेकिन आर्टिकल पे ही हम फोकस करते हैं फिलहाल। आर्टिकल में ये कहा जाता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नैम के द्वारा बोली गई थी वो बाद में जाके यूएसएसआर के द्वारा अपनाई गई और यूएसए के द्वारा भी नैम की पॉलिसी पोजीशंस को अडोप्ट किया गया। नैम के न्यूक्लियर एक्टिविज्म का आप कह सकते हो एक रोल रहा, जिसकी वजह से 1963 में PTBT यानी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी आई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। देखो 1960s में जिस प्रकार की न्यूक्लियर आर्म रेस थी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए लड़ाई चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच, ओशंस का मिलिटराइजेशन हो रहा था, ठीक उसी प्रकार की सिचुएशन अब भी क्रिएट हो रही है। अभी भी
न्यूक्लियर आर्म रेस चल रही है, विभिन्न नए नए देश न्यूक्लियर आर्म्स पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और चाइना जैसे देश ओशियंस में अपने मिलिट्री बेसिस भी इस्टाब्लिश करते जा रहे हैं। तो इस वजह से जिस प्रकार की मूवमेंट 1960s 70s में चली थी, उसी प्रकार की नैम मूवमेंट को अभी भी चलाने की आवश्यकता है। देखो, जो नैम मूवमेंट है, जो पुरानी वाली मूवमेंट है, वो अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन अभी वो ठंडे बस्ते में है। 60s में 70s में पूरी एक्टिव थी नॉन अलाइन मूवमेंट, लेकिन अब तो कुछ होता भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ठंडे बस्ते में है। आर्टिकल में कहा जाता है अभी भी चाइना, रशिया, यूएसए, इन देशों के बीच सॉफ्ट बैलेंसिंग की आवश्यकता है। अगर इन देशों के बीच सॉफ्ट बैलेंसिंग नहीं की जाती है तो साउथ चाइना सी में जल्द ही कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे नेवल कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन ठीक वैसी है जैसे यूके और जर्मनी के बीच आर्म रेस देखने को मिल रही थी 1900 के आसपास, 1910 के आसपास, और ये एक मुख्य कारण बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ये वही सिचुएशन है जो देखने को मिली थी 1920 और 1930 के आसपास, मतलब 1920s और 1930s के दशक में यूएसए और जापान के बीच उस समय आर्म रेस देखने को मिल रही थी। ठीक उसी प्रकार की आर्म रेस अभी देखने को मिल रही है चाइना और यूएसए के बीच, और ये आर्म रेस कभी भी युद्ध में बदल सकती है। युद्ध देखो, हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। जिस प्रकार का कोल्ड वार चला था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, वैसा भी वार हो सकता है, या फिर जैसा सेकंड वर्ल्ड वार या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार था वैसा भी वार हो सकता है। देखो, किसी भी प्रकार का वार हो, सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा छोटे छोटे देशों पर, वो देश जो अभी फिलहाल डेवलपिंग हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, चाइना देखो एक रिविजनिस्ट पावर है। चाइना करंट स्टेटस को चेंज करना चाहती है, और यूएसए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में करंट स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। यूएसए चाहता है एकमात्र पावर हो पूरे वर्ल्ड में, और वो हो यूएसए। चाइना चाहता है या तो एकमात्र पावर वो चाइना हो या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, कई सारे पोल्स हों। और इसे रोकने के लिए, यानी युद्ध को रोकने के लिए, छोटे छोटे देशों को एक साथ आना ही होगा और नैम जैसी मूवमेंट चलानी ही होगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, कौन इन छोटे छोटे देशों को लीड करेगा? देखो, चाइना से तो उम्मीद नहीं की जा सकती चाइना इन छोटे छोटे देशों को लीड करेगा, क्योंकि चाइना खुद ही आर्म रेस में है यूएसए के साथ, और चाइना ही रिविजनिस्ट पावर है। चाइना उन छोटे छोटे देशों को कभी लीड नहीं करेगा। बात आती है इंडिया की, जिसने पहले भी इस प्रकार की मूवमेंट को लीड किया है, यानी नैम को लीड किया गया था इंडिया के द्वारा। इंडिया भी अब देखो एक बड़ी पावर बन चुका है। इंडिया का भी अब कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा इस प्रकार की मूवमेंट को रिवाइव करने में। तो कौन आएगा आगे? राइटर के द्वारा एग्जाम्पल दिया जाता है, कई सारे देश देखो अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने चाइना को साफ तौर पे मना कर दिया है, आप हमारे देश में मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश नहीं कर सकते, जिन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। जैसे आसियान के कुछ देश, आसियान के कुछ देश इंडिया और चाइना दोनों से इंटेंसली एंगेज करते हैं, और इवन यूएसए और रशिया को भी रोक सकते हैं, ताकि एशिया पैसिफिक में किसी प्रकार के मिलिट्री कन्फ्लिक्ट को एग्रेवेट होने से रोका जा सके। कंक्लूजन में कहा जाता है, ऑप्शंस सबके सामने हैं। देखो, आर्म रेस की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, यानी जिस प्रकार के ग्रुप्स बन रहे थे कोल्ड वार के दौरान, उसी प्रकार के ग्रुप्स बनने की शुरुआत हो गई है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहा है, और यूएसए भी चाइना के इस प्रोजेक्ट को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। यानी जैसी सिचुएशन कोल्ड वार के दौरान थी, वैसी ही सिचुएशन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इसीलिए नैम जैसे मूवमेंट की आवश्यकता है। क्वेश्चन सिंपल है जो आपको अटेम्प्ट करना है, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको नॉन अलाइन मूवमेंट की हिस्ट्री डिस्कस करनी है। उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज के समय नैम की क्या रेलेवेंस है। तो ये हमने एक पुराना आर्टिकल जान लिया। अब देखो, नैम के बारे में आपको बेसिक्स सारे पता हैं। अब आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज के आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, नेहरू आइडियलिस्ट थे, और नेहरू के आइडियलिज्म का ही एग्जाम्पल है ये नैम। और नैम के प्रति इंडिया की जो निष्ठा थी ना, वो नेहरू की डेथ के साथ ही मर गई। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो उस समय इंडिया थोड़ा प्राग्मेटिक हो गया। तभी तो देखो 1971 में यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई ना। अगर प्राग्मेटिक ना होता इंडिया, तो कैसे इंडिया यूएसएसआर के करीब जाता?
और 1990-91 के बाद जब से ये यूएसएसआर का खात्मा हुआ है, कोल्ड वार ख़त्म हुआ है, तो देखो ये अपॉर्चुनिज्म बन गया है इंडिया का कि हाँ, हम भी बात करते हैं कि नैम की सहायता से इंडिया लीडरशिप रोल हासिल कर सकता है, ये वो। लेकिन जिस सोच के साथ नैम इस्टाब्लिश किया गया था ना, वो मतलब वैसी सिचुएशन आज के समय में नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिज्म है नैम की वकालत करना। वैसे देखो, वो लोग जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, उनको तो लगा होगा अरे क्या कन्फ्यूज़न है। पिछले आर्टिकल में तो बोला जा रहा था कि नैम को रेलेवेंट बनाए रखना ज़रूरी है, और अब बोला जा रहा है कि 1990-91 के बाद नैम की वकालत करना ये अपॉर्चुनिज्म है। देखो, दो अलग अलग व्यूज़ हैं, आप समझ लीजिए। एनालिसिस ज़रूरी है। किसी भी कोई पूछे आप नैम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपके पास प्रोज कॉन्स दोनों होने चाहिए। ये बिगिनर की बात है, मतलब जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ऑफकोर्स पता ही है इन चीज़ों का। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है नेहरू देखो कन्फॉर्मिटी के अगेंस्ट थे। जैसे कुछ देश यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गए, उनको यूएसए की बात माननी पड़ी कि आप फॉरेन पॉलिसी में ये कीजिए, उसकी विरोध कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। कुछ यूएसएसआर के ग्रुप में आ गए। जब आप किसी ग्रुप में आ जाते हो ना, तो आपको उस ग्रुप के लोगों की बात माननी पड़ती है। तो इंडिया को डर था, मतलब नेहरू कन्फॉर्मिटी के अगेंस्ट थे। नेहरू चाहते थे कि हमारी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रुप में हम ऐड हो गए तो नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करके हम उस ग्रुप के देशों की बात माने, नहीं। उस समय नैम में जाना, देखो इंडिया की मजबूरियां भी थीं। मजबूरियां ये थी, इंडिया को एड चाहिए थी, मदद चाहिए थी, और ज़्यादातर जो मदद आ रही थी वो वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही थी। तो इंडिया का किसी एक ग्रुप में जाना मुमकिन भी नहीं था। लेकिन नैम में अपने आप में ना कॉन्ट्राडिक्शंस से भरपूर था। जैसे नैम बोलता है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि नैम देखो अपने आप में ही ग्रुप था। समझ गए? मतलब कि नैम जो पहली बात बोलता है ना कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, नैप में वो देश आएंगे जो ना यूएसएसए के साइड है ना यूएसएसआर के साइड हैं। जबकि देखो नैम ऐसा बोलते बोलते खुद भी तो एक ग्रुप ही बन गया ना, ग्रुप का पार्ट तो बन ही गया, तीसरा ग्रुप बन गया नैम। और नैम के अंदर जो देश थे ना, कहने को वो नॉन अलाइंड थे, लेकिन उनकी अलाइनमेंट थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनकी यूएसए के साथ में, यूएसएसआर के साथ में अलाइनमेंट होती थी। यह आरोप हालांकि बाद में इंडिया पर भी लगता है कि इंडिया 1971 में यूएसएसआर के इतना ज़्यादा करीब चला गया। इंडिया को देखो नैम से तब निराशा हाथ लगी जब 1962 में युद्ध हुआ था। तो इंडिया को लगा था कि हम नैम में हैं तो नैम के साथी देश हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन इथोपिया और साइप्रस, सिर्फ इन्होंने ही चाइना के इशू पर इंडिया का सपोर्ट किया, बाकी किसी ने नहीं किया। और जैसा हमने डिस्कस किया, नैम में भी कॉन्ट्राडिक्शंस थे। नैम के देश अपने आप में ग्रुप का पार्ट थे। कई सारे देश ऐसे थे जिन पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का आरोप लग रहा था। कई सारे देश ऐसे थे जो अपने पड़ोसी देशों के साथ पीसफुल बॉर्डर को सेटल नहीं कर रहे थे, जबकि नैम के तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें शामिल था ना कि आप पीसफुली अपने पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर सेटल डाउन करोगे, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करोगे। मतलब नाम का था नैम। जो नैम के मेंबर कंट्री हैं वो खुद ही नैम के प्रिंसिपल्स का पालन नहीं कर रहे थे। और नैम ने ऐसा कोई कलेक्टिव एक्शन भी नहीं लिया, जैसे कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। मतलब उस समय ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को और गरीब देशों को डेवलप कंट्रीज से बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था, वो डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे। ऐसी कोई कोशिश की जानी चाहिए थी नैम कंट्रीज़ के द्वारा कि वो आपस में ही सेल्फ रिलायंट कर सकें, वो डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर उनकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ, ना ही इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टाब्लिश हुआ। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टाब्लिश करने की बात नैम ने बोली थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब कि ये नैम वाले ये बोलते थे कि ये सर्कुलेशन गलत है, कि डेवलपिंग कंट्रीज से रॉ मटेरियल जाता है और डेवलप कंट्रीज़ में वो बनता है, बाद में वही माल डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। तो वो बोलते थे कि हमें आप टेक्नोलॉजी दीजिए, डेवलप कंट्रीज़ को बोलते थे कि टेक्नोलॉजी दीजिए ताकि हम भी अपने तरक्की कर सकें। तो ये था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ बातें रह गई। इवन आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भी इंडिया यूएस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हुआ है, क्वाड ग्रुप का हिस्सा इंडिया बना है। तो आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है, नैम अब उतना रेलेवेंट नहीं है। कुछ समय पहले 2012 में कुछ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सेकुलर्स ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, नॉन अलाइनमेंट मार्क 2.0। कोशिश की गई थी नैम को रिवाइव करने की, मतलब सजेशंस देने की कि नैम को कैसे रिवाइव किया जाए, आज के समय में नैम को कैसे रेलेवेंट बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अब उस
डॉक्यूमेंट को रिलीज हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। राइटर कहते हैं देखो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो जैसे जैसे बूढ़ी होती हैं वो इररिलेवेंट हो जाती हैं, लेकिन उनको ख़त्म नहीं किया जाता। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो शेल्फ लाइफ है ना वो लिमिटेड होती है। उसी प्रकार से नैम जो है अब आगे आगे और ज़्यादा इररिलेवेंट होगी। जैसे लीग ऑफ नेशंस की बात की जाती है, ये इस्टाब्लिश हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 1918 में, लेकिन बहुत सालों तक इररिलेवेंट हो गई, लेकिन फिर भी इनएक्टिव रही। इवन यूएन इस्टाब्लिश हो गई थी, उसके बाद भी लीग ऑफ नेशंस कुछ महीनों के लिए बरकरार रही। अब कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक ब्रिटेन चाहेगा रहेगी। इतनी कोई यूजफुलनेस थोड़ी है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, बना बना के छोड़ रखी है, कोई एक्टिव रोल तो प्ले कर नहीं रहे हैं कॉमनवेल्थ वाले। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, अब आगे आगे ठंडे बस्ते में जाएगी। क्यों? इंडिया की चाइना के साथ बनती नहीं है, तो कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम करेगी? सार्क देख लीजिए, बना के छोड़ रखी है, 1985 में बनी थी, 2014 के बाद में कोई समिट ही नहीं हुआ है। तो अभी तक ये ऑर्गेनाइजेशंस कोई कमाल नहीं दिखा पाई, आगे एकदम से कमाल दिखा पाएंगी उसकी संभावना बहुत कम है। तो नैम जो है वो अब बस अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, पता नहीं कब ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा, समिट सुमिट होना बंद हो जाएंगे, तो अब कोई रिलेवेंस नहीं है नैम की, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो ये हमने इशू डिस्कस किया नैम से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।